इस प्रोग्राम में आने का जो मुख्य मकसद था, मैं जो दिल्ली में पूसा संस्थान है, उस पूसा संस्थान में मैंने बहुत साल काम किया है। वहाँ के नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर में मैं 10-15 साल तक वहाँ से मैंने काम किया और मेरा घर पूसा संस्थान के बिल्कुल सामने है। लेकिन मुझे सब कहते थे कि वो पूसा संस्थान है, वो डुप्लीकेट है, आप पहले ओरिजिनल पूसा संस्थान में जाइए। तो आज मुझे आपके माननीय कुलपति महोदय के आमंत्रण से आज ओरिजिनल जो पूसा संस्थान है उसमें आने का मुझे मौका मिला, तो इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। माननीय कुलपति महोदय को अभी यहाँ से जाना है थोड़ी देर में, बट मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारा जो थोड़ा भाषण है और डॉक्टर साईं दास का हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, लेकिन उनको सुने, क्योंकि ये जिस कीट का आक्रमण किसानों के खेतों पे देखा जा रहा है, आप एक्चुअली रास्ते में चलते चलते गाड़ी को रोक के और खेत में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि इस कीट का आक्रमण किसानों के खेतों पे कितना है। और कल हम कुछ खेतों में विजिट भी किए, डॉक्टर साईं दास और मैंने, और हमने खुद ने देखा कि ये कीट मक्का की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको विविध जानकारी देना चाह रहा हूँ, इसके बारे की, उस पूरी कीट के बारे में, क्या कीट है, कहां से आया है और ये क्या कर सकता है और इसको हमें कैसे रोकना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर भी आए हुए हैं, मुझे पता चला बेगूसराय से बहुत बड़े किसानों की टीम आई है, मुजफ्फरपुर से भी बहुत बड़ी टीम आई है, वैशाली से। तो मैं सभी किसान भाइयों का अभिनंदन कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं माननीय कुलपति महोदय के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। ये विश्वविद्यालय कितना लकी है कि इनके आने के बाद में इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इतने सालों बाद जो देश की सबसे पुराने विश्वविद्यालय को भारत सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में बना दिया है, तो इसके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय साहब का और सारे जो इस प्रोग्राम में जो लोग जुड़े थे उनका रियली हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया। आज सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट पे था तो बहुत सारे यहाँ के जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिल रहा हूँ और सारे कह रहे हैं हम तो यहाँ पे नए हैं, और मुझे पता चला है कि माननीय कुलपति महोदय ने कम से कम 100 ऐसी पोस्टों को अभी यहाँ भरा है, मतलब 100 फैमिली और 100 लोगों को यहाँ पे नई नौकरियां मिली है। तो इसके लिए भी इनको बहुत बड़ा इसका आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। इस प्रोग्राम के आयोजन में मक्का का जो सेंटर है उनके सभी लोगों का, एक्रिप मेस का और कृषि विभाग के जो जॉइंट डायरेक्टर साहब आए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाह रहा हूँ। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने सपोर्ट किया हुआ है, FMC कॉर्पोरेशन, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम करने के लिए। 4 बातें हैं जो मैं इस कीट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, और किसान भाइयों इस पे आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, और जितने भी जो कृषि विस्तार के लोग यहाँ इस प्रोग्राम में पधारे हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन पे आप ध्यान दें। बहुत सारी बातें होगी जिसके बारे में हमें भी ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये कीट हमारे देश में एक नया कीट है, तो इसके ऊपर बहुत सारा अनुसंधान करने की जरूरत है। तो विश्वविद्यालय से मैं निवेदन करूंगा कि इस कीट के बारे में, फॉल आर्मीवॉर्म के बारे में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएं और इसकी बिहार की जो मक्का की अर्थव्यवस्था है उसको वो कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए विश्वविद्यालय इस पे अनुसंधान करेगा तो भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। और अभी एक भारत सरकार के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित था जिसमें बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम लाने की कोशिश भी की थी। तो मैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी निवेदन करूंगा कि इस कीट के बारे में ज़्यादा पढ़ें, इसका क्या बिहेवियर है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी लें, ताकि आप सही जानकारी किसानों को दे सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं मंच के थ्रू आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी पहली बात कि ये जो कीट है इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों हम इस एक कीट के बारे में इतना अपने आप को अच्छा फील नहीं करें कि ये कीट हमारे बिहार राज्य में आ गया।
तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कीट जितने भी हम जो आप कीट पहले देखे हैं मक्का के ऊपर, इनसे बहुत ही विभिन्न है, इनसे बहुत अलग है, इससे बहुत अलग है और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको कीट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में मैं इस कीट से हमारा जो मक्का का जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसका सीन कैसे चेंज हो सकता है, उसका सिनारियो कैसे चेंज हो सकता है, उसके बारे में कुछ बातें आपके साथ करूंगा। इसके रोकथाम के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए और भारत सरकार ने क्या कदम उठाए और ऐसे कौन से कदम बिहार सरकार कृषि विभाग के थ्रू उठा रही है, जिनके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा। और कुछ बातें हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पूरे देश भर में किए, ये हमारा 12वां कार्यक्रम है जिसमें हमें पता चला कि ऐसी बहुत सारी जानकारी हमें मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मक्का न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए है बट मक्का एनिमल कंजम्पशन के लिए भी बहुत यूज हो रहा है एज ए ग्रीन फॉडर। मतलब आप ग्रीन फॉडर मक्का एनिमल को भी बहुत फीड करते हो। तो ये कीट से और जो कीटनाशक यूज करेंगे उससे क्या नुकसान हो सकता है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब बातों के ऊपर, इन सब पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे बातें करूंगा। जो सबसे पहली बात है, जो लोग कपास लगाते हैं, आप कपास नहीं लगाते हैं, लेकिन सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग कपास लगाते थे और उस कपास में एक कीट हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के नाम से एक सुंडी आती थी। उस सुंडी ने 70s और 80s के अंदर कपास लगाने वाले किसानों की नींद हराम कर रखी थी। तो ये जो फॉल आर्मीवॉर्म आया है वो उस सुंडी से भी ज्यादा खतरनाक कीट है जो मक्का में आ रहा है। अभी तक कपास में इसको हमने नहीं देखा, लेकिन ये मक्का में आ रहा है, ज्वारी में आ रहा है, बाजरा में आ रहा है और शुगर केन में आ रहा है। इनके ऊपर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की है और इन सब चीजों पर आ रहा है। लेकिन जो ये चाहता है, जैसे हम दाल खाना चाहते हैं रोटी के अंदर, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है कि दाल मिले, दाल होना एसेंशियल है। तो ये मक्का इसकी एक प्रायोरिटी क्रॉप है, ये मक्का पे फीड सबसे पहले करता है। ठीक है, तो हमें मक्का को किसी भी हालत में बिहार से इस कीट से बचाना है। और उसका जो मुख्य रीजन है, क्योंकि बिहार के किसानों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च के साथ, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलके मक्का उत्पादन में जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक अद्भुत उसका जो प्रोडक्शन किया है बिहार के किसानों ने, तो उसको हमें बचा के रखना बहुत जरूरी है। हम 20 साल पहले की परिस्थिति में नहीं जाना चाहते। आज जो 25 मिलियन टन हम मक्का प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे देश में, उसमें बिहार का 4 मिलियन टन मक्का आता है, जबकि यहाँ 7 लाख हेक्टेयर के ऊपर सिर्फ किसान मक्का बोते हैं। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई और मैं किसानों को रियली अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ कि जो सरकारी डेटा मैंने बिहार सरकार से जो 2017-18 का जो डेटा मैंने लिया है और सरकारी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके यहाँ पे करीब 4.5 टन पर हेक्टेयर मक्का किसान ऑन एवरेज दे रहा है। ये मतलब तारीफ काबिल है, क्योंकि पूरे देश का एवरेज मक्का प्रोडक्शन है वो सिर्फ 2.4 टन पर हेक्टेयर है। तो बिहार का किसान पूरे देश के एवरेज से डबल प्रोडक्शन ले रहा है और उसकी वजह से आप 3.5 मिलियन टन का मक्का आज देश के लिए आप दे रहे हो। तो मैं किसानों को ये जो उन्होंने जो उनका जो जुनून है मक्के के प्रति, उसके लिए मैं रियली उनका बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि आज देश को मक्के में सेल्फ सफिशिएंसी लाने में बिहार के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कुछ डेटा और देख रहा था, फल आर्मियों के ऊपर जाने से पहले मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने ये देखा कि कटिहार के अंदर, मतलब रबी के अंदर, पहले अगर मैं खरीफ और रबी की बात करूं तो रबी के अंदर आप ऑन एन एवरेज 6 टन पर हेक्टेयर मक्का ले रहे हो। 6 टन, ये बहुत बड़ा उत्पादन है। हमारे अगर देश की मक्का की स्थिति को देखते हुए किसान बहुत अच्छा मक्का यहाँ ले रहे हैं। और अगर मैं बिहार के अंदर जो मुख्य मक्का उत्पादन क्षेत्र है, जैसे मैंने ये डेटा देखा कटिहार का, और कटिहार के अंदर जो 65,000 हेक्टेयर के ऊपर किसान मक्का लगा रहे हैं, जिसमें वो 5,88,000 मैट्रिक टन का मक्का प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर आप एवरेज प्रोडक्टिविटी देखें उनकी यील्ड, तो 9 टन पर हेक्टेयर की यील्ड के रिकॉर्ड डेटा मैंने बिहार सरकार के 12 टन की, लेकिन ये एवरेज दिखा रहा हूँ, ये एवरेज। तो ये जो मक्का का प्रोडक्शन है 9-10 टन का, ये अमेरिका का जो मिड वेस्ट है जहां पे बहुत मक्का होता है उससे कम नहीं है, उनका भी इतना ही है। तो किसानों का मक्का के प्रति जो जागरूकता और उनका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बहुत रिम्यूनरेटिव क्रॉप है किसानों के। 100-120 दिन के अंदर अगर आप 7-8-9 टन मैट्रिक मक्का ले रहे हैं
तो ये बहुत ही रिम्यूनरेटिव क्रॉप किसानों के लिए। तो इस ये परिदृश्य मेरे को आपको इसलिए दिखाना है क्योंकि इस परिदृश्य को हमें हमारे दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो यहाँ के कम से कम 10 लाख किसान मक्का लगा रहे हैं वो एक कीड़े की वजह से ये फसल को नुकसान हो। अगर आप इसका वैल्यू टर्म के अंदर अगर आप देखें तो ये इनॉर्मस अमाउंट, मतलब करोड़ों रुपए का जो पैसा है वो बिहार के अंदर मक्का के प्रोडक्शन की वजह से आ रहा है और किसान की आमदनी को अधिक करने में बहुत सफलता मिल रही है। तो ये कुछ बातें मक्का की जो मुझे मिली वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। जहां तक पेस्ट की बात है, हमारे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर इस पेस्ट को हम, इसमें फेकेंडिटी होता है। उसका मतलब ये है कि ये बहुत ऑफस्प्रिंग, मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, बहुत सारे एग मास निकालता है। मतलब आप ये देखे होंगे बहुत सारे किसानों ने, मैं पूछना चाह रहा हूँ कितने किसानों ने ये फॉल आर्मीवॉर्म अपने खेत में देखा है? सारे किसानों ने इसको देखा। तो आपने ये नोट किया होगा कि अर्ली अवस्था में, मतलब जब वो छोटे अवस्था में जब आपकी फसल थी तो आप देखेंगे पत्तियों के ऊपर और नीचे सफेद और थोड़ा येलो कलर का एग मास मिलेगा आपको। उसमें कम से कम 300 अंडे होते हैं, 300, 250, 300 अंडे होते हैं और उन अंडों के ऊपर एक जाली सी लगी होती है। तो उसकी वजह से हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो भी इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ वो जाली के। तो ये जो 200 एग मास है, आप सुनिए, एक 3 दिन की अवस्था में और 4 दिन की अवस्था में वो फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, मतलब विदिन 10 दिन जब उसने एग लिया उसके 10 दिन के अंतराल में वो आपको पूरी बड़ी सुंडी मिलेगी। और आपने देखा होगा कि ये अंडे जब ये छोटी अवस्था के अंदर फर्स्ट स्टार, मतलब छोटा बच्चा होता है, उससे जो बड़ा बनता है तो ये पत्तियों के ऊपर स्क्रैच करते हैं। ऐसे आपको लगेगा पत्तियों के ऊपर ऐसे निशान आएंगे, जैसे हमारे अंगुली के निशान है, ऐसे पत्तियों में निशान आएंगे, आपने देखे होंगे। और थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे होल करेगा, छेद करेगा, छेदन कर देगा। और जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये वो क्या करेगा, प्लांट के साथ जो प्लांट की जो गोब है उसके अंदर जाके बैठ जाता है। तो ये एक इसकी जो विशेषता है ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो इस अवस्था से हमें कैसे निकलना उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। उसके बाद में ये क्या करता है, मल्टी जनरेशन आता है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार 300 अंडे दे दिए और चला गया। 120 दिन की जो हमारी क्रॉप है उसमें वो 2 या 3 बार उसका रिपीट हो सकता है। मतलब वो अंडे आपको लेटेस्ट अवस्था में भी मिल सकते हैं अगर आपने प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया। तो मल्टी जनरेशन पेस्ट है ये, मतलब बार बार आ सकता है। तो ये किसानों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने एक बार उसका कंट्रोल कर लिया अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। तो किसानों को जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। इसका जो लाइफ साइकिल है, मतलब अंडे से लगा के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 लार्वा तक बनेगा, बड़ा लार्वा बनेगा है। उसके बाद में उसका जो साइकिल पूरा होके अडल्ट बनेगा जो फ्लाई करके उड़ता है। आपने देखा होगा काले कलर का उसके पंख के ऊपर 2 पैच आते हैं। और इसके लिए मैं ये लेके भी आया हूँ, मेरे पास में इसके स्पेसिमेन भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे अलग है दूसरे पैच से। तो इसका लाइफ साइकिल 35-36 दिन का लाइफ साइकिल होता है, तो बड़ा शॉर्ट लाइफ साइकिल है। तो आपकी क्रॉप के अंदर 2 या 3 टाइम्स भी मतलब ये आ सकता है। तो ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। एक बात और है, आपने बहुत सारे कीट देखे होंगे जो कुछ पार्ट खाते हैं प्लांट का। जैसे कोई होता है वो खाली टेसल खाएगा या कोई कॉप खाएगा, मतलब आपका छल्ली खाएगा या पत्ता खाएगा। ये जो पेस्ट है ये मक्का के पौधे का हर पार्ट खाता है। ये छोटी पत्तियां भी खाएगा, ये उसका स्टेम भी खाता है, ये उस पर टेसल आएगा उसको भी खाएगा, सिल्क को खाएगा, कॉप को खाएगा। तो अगेन हमें सावधान रहना है कि भाई ये किसी भी अवस्था में हमारे मक्के को खराब कर सकता है। तो ये एक बहुत जरूरी जानकारी जो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपने एक चीज देखी होगी कि इसका जो खाने का जो तरीका है वो बहुत ही एग्रेसिव है। आपने ब्लैक कैट कमांडो देखे होंगे ना, जो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं, उनके एक्शंस बहुत फास्ट होते हैं। तो ये जो कीट है इसका एक्शन भी जो खाने का तरीका है वो बड़ा फास्ट है। मतलब ये खाएगा और आपको पता चला कि ये तो फसल को नष्ट कर चुका है। तो हमें अर्ली अवस्था में इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो ये एक बात और आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो कीड़ा है सिर्फ रात को खाता है। ये पेस्ट है मक्का को रात को खाता है।
तो आपकी जो मतलब हम सब की सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम ये है कि भी रात को इस पेस्ट को हम कैसे कंट्रोल करें। रात को हम स्प्रे भी नहीं कर सकते, कीटनाशक कैसे छिड़केंगे, तो ये बहुत तकलीफदायक पेस्ट है। दूसरा, हमारे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कुछ पेस्ट है वो डायपॉल चले जाते हैं, मतलब वो शांत अवस्था में चले जाते हैं। ये पेस्ट होता है नॉन डायपॉल से, मतलब ये शांत अवस्था में कभी जाता नहीं, मतलब ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसका पॉपुलेशन कम बढ़ता जाएगा लेकिन ये पेस्ट हमेशा एक्टिव रहता है। तो इसलिए हमें ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैं आपको पेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास मैं बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ जो आपको दिखाऊंगा और उनका आप कैसे प्रयोग आप यूज में लें ताकि आप इससे बचाव कर सकें। ये पेस्ट आया। अब हमने क्या देखा है पूरे देश भर के अंदर, या तो ये जो कीड़ा है वो बहुत छोटी अवस्था के अंदर क्रॉप को नष्ट कर रहा है। लास्ट ईयर जब सबसे पहले ये कर्नाटका में आया था तो 20 दिन की क्रॉप, जब 20 दिन तक की क्रॉप थी तो उसमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाया था। इस बार कर्नाटका में 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन की क्रॉप पे ये नहीं आया क्योंकि मानसून लेट आया। तो बारिश की वजह से जो अंडे दिए वो एग वॉश हो गए, मतलब पानी भगवान का बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है, ठीक है। और इस बार हमें देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में बारिश लेट आई है, तो वो जो अवस्था थी छोटी, वो अवस्था अच्छी से निकल गई। लेकिन ये कीड़ा जैसे ही इसको ड्राई पीरियड मिला, मतलब सूखा पीरियड मिला और ह्यूमिडिटी जब हाई हुई तो इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और जैसा कि जॉइंट डायरेक्टर ने बताया, अभी 16 तारीख को पिछले महीने की ये बिहार के सब भागों में ये कीड़ा देखने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब उस पर छल्ली आ गई, उस छल्ली की अवस्था में किसान भाइयों को ये देखना होगा कि छल्ली के ऊपर कीटनाशक नहीं डालना, क्योंकि हम छल्ली पे कीटनाशक डालेंगे तो जो लोग छल्ली खाते हैं या उसमें जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो होता है वो आ सकता है। तो किसान भाइयों को इसका कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हम ये इस कस्म है कि अब किसान भाइयों को क्या हम स्टेप बताएं कि छल्ली को जब ये पेस्ट खाएगा तो उसे कैसे बचा जाए। तो ये रिसर्च करने का विषय है। एक चीज हमें और देखने को मिल रही है कि जो किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मक्के का, वो बहुत इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि किसान है तरह तरह के उपयोग भी कर रहा है, बहुत सारे कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, रिटेलर्स है वो अलग अलग तरह के कीटनाशक किसान को थोप रहे हैं उसके ऊपर। और किसान क्या है, जब फसल को बहुत अच्छा नष्ट होते हुए देख रहा है तो वो हर चीज को खरीदने की कोशिश करता है कि कैसे करके मेरी फसल को मैं बचा सकूं। तो इसकी वजह से किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम करें, ये मुख्य मुद्दा है। और एक और बात कि आपका जो मक्के का जो प्लांट है, जो ग्रीन फॉडर जा रहा है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है और छल्ली की क्वालिटी भी खराब हो रही है। जो प्राइस है मार्केट में, तो वो भी किसान को काफी नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो कैसे ये पेस्ट किसान को नुकसानदेह कर सकता है। अब तरीका क्या है इससे निपटने का, क्योंकि माननीय कुलपति जी को जाना है तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों, इसमें प्लांटिंग से पहले हमें क्या करना चाहिए। जब हम आप खेत में मक्का लगाएंगे तो उस अवस्था में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इस पेस्ट से बच सकें। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप, किसान को खेत को साफ रखना, किसान को अपने खेत को क्लीन रखना, उसमें वीट नहीं रखना। अगर खरपतवार हुए तो पेस्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होगी। तो खेत की सफाई आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा इसमें जो स्टेप है कि भाई किसान जब प्लांटिंग करें तो ये देखें कि ज्यादा से ज्यादा किसान एक पर्टिकुलर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 दिन का जो विंडो है उसमें सारे किसान विलेज वाइज खेती करें, मतलब एक साथ खेती करें। क्योंकि ये जो नए जो टेंडर लीव्स होता है उस पर ज्यादा फीड करता है। तो अगर हमने समन्वित, हम मिलजुल के अगर खेती करेंगे, विलेज वाइड अगर हम अडॉप्शन करेंगे कि भाई एक साथ हमें एक टाइम फ्रेम में खेती करनी है मक्के की, तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये आप लोग सब मुझे पता है कि हाइब्रिड यूज करते हो मक्का के, हाइब्रिड फास्ट ग्रोइंग होता है, वो साइंसदान साहब बताएंगे आपको। तो अगर ये फास्ट ग्रोइंग हाइब्रिड अगर हम लगा रहे हैं और जल्दी अब एक साथ लगा रहे हैं तो कीट का जो प्रेशर है वो बिल्डअप कम होगा। एक चीज आपको ये विशेष ध्यान देना होगा कि जब आप सीड परचेज करें, बीज जब आप परचेज करें, तो यहाँ के जो मक्का के वैज्ञानिक हैं उनसे पूछें कि कौन से बीज से वो मक्के का
कॉप बनेगा जिसका हस्क टाइट हो ताकि कीड़ा अंदर नहीं जा सके। और कौन सा मक्के का हाइब्रिड खरीदे जिससे वो टिप तक मतलब मक्का ऊपर तक भरे। कुछ आपने देखा होगा ऊपर से खुला रहता है, ऊपर से खुला रहता है, तो ऐसे मक्के के बीज खरीदें जिसका हस्क वो टाइट हो मतलब सख्त हो और जो टिप तक। ये वैज्ञानिक लोग आपको जानकारी दे सकते हैं। और आपने देखा होगा काफी किसान कंप्लेन करते हैं कि मेरे खेत में तो आ गया लेकिन मेरे पड़ोसी के खेत में नहीं आया। तो उसका रीजन ये है कि वो जो डिफरेंट हाइब्रिड्स हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो डॉक्टर साइंदास सर आपको बताएंगे, वो उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो लेकिन हमें उस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। ये किसान भाइयों को कुछ बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तीसरी मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि आपको वो बीज खरीदने हैं जो भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने जिसका सीड ट्रीटमेंट अप्रूव किया है। क्योंकि अगर उस जैसे मैं आपको बताऊं एक केमिकल है साइंट्रेनिलिप्रोल प्लस थायोमेथोक्सम, ये भारत सरकार ने मैंडेटरी किया है। उससे अगर सीड का ट्रीटमेंट किया हुआ है तो उस मक्का के ऊपर 15-20 दिन तक इस पेस्ट का कोई प्रकोप नहीं आएगा। और जो पहली जो अर्ली अवस्था है वो बहुत जरूरी है। तो आप ये जरूर इंश्योर करें कि सही जो ट्रीटमेंट का सीड ही आप मार्केट से, क्योंकि सीड तो आप मार्केट से ही परचेज करते हैं सब, तो ये आप एक सुनिश्चित करें। ये एक बात आप अपने ध्यान में जरूर देखें। और जो सरकार जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो आपको मक्का के लिए दी हुई है, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे किसान वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। अगर वो नहीं करेंगे तो इस पेस्ट का प्रकोप ज्यादा होने की संभावना है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, और मैं बेस्ट कर रहा हूं, मैं और एक बात बताऊंगा। मैं कुछ चीजें लेकर आया हूं, जैसे ये वाला आपने पहले देखा है इक्विपमेंट, देखा है आपने? बहुत कम किसानों ने देखा क्योंकि इसमें बिहार में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। आप लोग करवा रहे हैं? आप करवा रहे हैं? हाँ, इसमें ये थैली लगी होती है नीचे और इसके अंदर एक वो ल्यूर आता है जो उसका मेल अडल्ट है। ये अगर इसमें लगाएंगे और खेत में जल्दी अवस्था में इसको लगाएंगे जर्मिनेशन के टाइम पे, तो जितने भी जो मेल है वो आकर्षित होकर इस थैली में आ जाएंगे। तो उस अवस्था में आपको पता चल जाएगा कि कीड़ा मेरे खेत में आ गया, क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जो मादा छोड़ती है जिसे नर को बुलाती है। तो हमें कैसे पता चले? जब मादा नर को बुलाएगी, मेटिंग करेगी, तभी तो अंडे आएंगे। तो इसको फेरोमोन ट्रैप और ल्यूर बोलते हैं। और ये विभाग के थ्रू मैं विभाग से निवेदन करूंगा, हम लोग योजना बना रहे हैं तो लार्ज स्केल में बनाई। ये सस्ता आता है, 40 रुपए का आता है, लेकिन इसमें ये जो केमिकल है ये इस पेस्ट का, इस कीट का ही केमिकल यूज हो। इसमें कंपनीज हैं, काफी कंपनीज बना रही है। वो सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसका डेमोन्स्ट्रेशन लगाए। वो हम सर आपको सारी जानकारी दे सकते हैं, हमें पता है कहाँ से आ रहा है। ये मैं 2-3 तो ल्यूर ये लेके आया हूँ। तो ये आपको मॉनिटरिंग पर्पस के लिए कि जल्दी अवस्था में अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आपको कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं है। तब आपको नीम का जो कर्नल का गोल से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, या बीटी से कर सकते हो, या बहुत सारे बायोलॉजिकल होते हैं जो यूनिवर्सिटी अभी बनाएगी, उनसे भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन छोटी अवस्था में। हाँ, कर्नाटका हम गए थे, वहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल है, वो यूएस धारवाड़ कर रही है, हमने वहाँ पे प्रोग्राम। ओके जी, तो ये इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा मक्का की खेत में। इससे दो तरीके से काम हो सकता है। इसके 5 आपको फेरोमोन लगाने पड़ेंगे खेत के अलग अलग जगह, और आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें वो कीट पकड़ में आ रहा है क्या। अगर वो कीट पकड़ में आ गया, इसका मतलब आपकी फसल को इस कीट से खतरा है। तो ये जानकारी जल्दी अगर आपको मिलेगी तो कम पैसे में आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा छोटी अवस्था में अगर आपने देखे होंगे तो पहले वो टी ऐसी लकड़ी, लंबी लकड़ी और ऊपर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लकड़ी रख के खेतों में लगाते थे, वो बर्ड के बैठने के लिए। तो बर्ड आएगी तो अर्ली अवस्था में, छोटी अवस्था में अगर आपने ऐसे 10-15 लकड़ी लगाई है तो बहुत ज्यादा बर्ड आएगी और वो कीड़े को पकड़ लेगी। लेकिन ये वाला जो काम है वो जब आपका कॉप भुट्टा लगे उस टाइम नहीं करना, क्योंकि नहीं तो फिर बर्ड आपके भुट्टे को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो ये सब हमें जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा सिंस टाइम कम है तो मैं
दो तीन बातें कीट के बारे में आपको बता दूं। जब बड़ा कीट हो जाएगा, जब बड़ा आपको मिल रहा होगा तो आपने देखा होगा उसके मुंह के ऊपर ऐसा उल्टा वाई शेप होता है। ठीक है, ये जो उल्टा वाई होता है आपने देखा होगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा उल्टा वाई होगा। और उसकी पीठ के सबसे पीछे वाले हिस्से में 4 काले कलर के धब्बे होंगे, वो एकदम ऐसे स्क्वायर में आपको धब्बे मिलेंगे। तो ये जानकारी, ये जो दूसरे जो कीड़े हैं, जैसे इसमें सिसेमिया आ गया या आपके काइलो आता है, अलग अलग तरह के कीट आते हैं, तो उनसे इसको कैसे अलग पता किया जाए। तो ये जानकारी आपको जरूर लेना कि आप कीट को छोटी अवस्था में अगर आप निगरानी करके देखेंगे तो उसके मुंह के ऊपर ये उल्टे कलर का ऐसा निशान आएगा। तो ये किसानों को जानकारी मिलना बहुत जरूरी है कि भाई हम उसका कैसे ऑब्जर्वेशन लें, कैसे पता चलेगा कि ये कीड़ा यही है। तो ये इसकी 2 चिन्हें हैं। और अगर आप थोड़ा और नजदीक से देखेंगे तो यहाँ दोनों तरफ धारियां चलेगी, उसमें थोड़ी डार्क धारी चलेगी दोनों तरफ। तो ये जो इसके इस कीट के बचाव के इस आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स हैं जो हर किसान को आप जिनसे भी मिलो, माननीय आप फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो बेगूसराय साहब आए ना, हाँ बेगूसराय से आए, तो आप अगर किसानों को बोलेंगे तो आपकी बात किसान जल्दी सुनेंगे। वैज्ञानिकों तो वो कहेंगे कि इनको क्या पता खेत का। तो आप ये चीजें किसानों को जरूर तो ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसका जो अडल्ट है, मैं ये अडल्ट भी लेकर आया हूँ और माननीय कुलपति जी को मैं दिखाऊंगा। इसमें जो कीट आते हैं तो इसके जो मेल नर है और दूसरों के मेल नर में क्या फर्क होता है। इसके अलावा अगर कीट है आपको बड़ी अवस्था में, सुंडी की अवस्था में मिल रहा है, तो उस अवस्था में किसान को कीटनाशक का स्प्रे करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो इस पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो भारत सरकार ने अभी तक जो 2 कीटनाशक का अप्रूवल किया है, जिसके बारे में स्टडी हुई है, स्टडी देखने के बाद में इसका कैसे स्प्रे होना चाहिए, उसका MRL क्या होना चाहिए, कहीं हमारे जो खाना खा रहे हैं जैसे भुट्टे में जो उसका रेसिड्यू वगैरह नहीं आ रहा है, तो उसमें एक क्लोरेंथ्रिन करके पेस्टिसाइड है उसका हुआ है, जो अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में बिक रहा है। और एक जो है ये थायोमेथॉक्सम प्लस लेम्ब्रासाइलोथ्रिन के नाम से कीटनाशक का मार्केट में हुआ है। इसके अलावा इन 2 के ऊपर तो हमारी जो भारत सरकार की संस्था है जो लेवल क्लेम देती है, उसने लेवल क्लेम दे रखा है, लेकिन एज ए इमरजेंसी मेजर भारत सरकार ने कृषि विभाग ने स्पिनोटोरम करके एक ऐसे उस कीटनाशक को भी रिकमेंडेशन किया है, लेकिन उसमें CIBRC का भी रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे कृषि विभाग अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड का अप्रूवल दे रहे हैं, लेकिन वो अभी तो टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन बाद में हमारे लिए बहुत तकलीफ कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल हो जाएगा। हाँ अभी हो रहा है, लेकिन वो रेजिस्टेंस बिल्डअप के लिए बहुत तकलीफदायी हो सकता है। तो ये देखने की बात है, हम लोगों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। मैं किसानों को, किसान बहनें तो यहाँ नहीं है क्या? किसान बहनें भी आई हुई है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे तो आप और आप सब किसान भाइयों को मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि जब कीटनाशक का उपयोग आप करते हैं तो आप ये जरूर देखें कि आप जब कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो आपका मुंह और आपके जो आंखें हैं इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ये बहुत जरूरी है। आपको लगेगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कीटनाशक हमें हार्म पहुंचा सकता है अगर हमें कीटनाशक हमारे ऊपर लग रहा है तो कुछ अगर दस्ताने अगर कहीं मिले, कैसे भी दस्ताने हो, अगर कोई मिलते हैं तो दस्तानों का उपयोग करें। और मुंह के ऊपर ये वाला, या आप मुंह को बांध लें जैसे आप गमछे से बांधते हैं, तो ये इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे, हमने महाराष्ट्र से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि किसान है वो एक्सपोजर से, पेस्टिसाइड से उसको नुकसान हो गया है। तो ये मैं एहतियात बरतने की जरूरत है, और मैं निवेदन करूंगा सारे किसान भाइयों से कि थोड़ा एहतियात और अपनी सुरक्षा करना पहले जरूरी है, पेस्ट की सुरक्षा बाद में होगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। कुछ मैं गोगल्स वगैरह लाया हूँ और कुछ माननीय कुलपति महोदय साहब के थ्रू मैं आइडेंटिफाई जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको हम ये ग्लव्स वगैरह कुछ देने भी आज आपके साथ में शेयर भी करेंगे। ये कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। एक लास्ट बात जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुलपति जी को जाना है। ओके,
सो ग्रीन फॉडर है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर आपने खेत में पेस्टिसाइड का स्प्रे किया है तो उसमें कम से कम 15-20 दिन का गैप आपको चाहिए, उससे पहले कि आप उसको एनिमल को खिलाएं, क्योंकि वो आपके एनिमल को नुकसानदेह कर सकता है। अभी जो अप्रूव्ड पेस्टिसाइड है वो सिस्टेमिक नहीं है, मतलब सिस्टेमिक नहीं मतलब प्लांट उसको अंदर नहीं लेता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो रिटेलर अप्रूव दे रहे हैं किसानों को, वो सिस्टेमिक भी हो सकता है और उससे एनिमल को नुकसान हो सकता है। ये कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो मैं आज पूरे दिन भर यही हूँ और डॉक्टर साईं दास भी यही हैं, तो हम आपके साथ बात करेंगे। मुझे लगता है किसान भाइयों को काफी जानकारी मिली है। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा फोन नंबर लिखिए आप, 4 टाइम 99999 851 और मेरा नाम भगीरथ है। आपको पता है भगीरथ कितना इंपॉर्टेंट है? हैं? 9999 4 टाइम 9 851 051। आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं और मैं आपके फोन का जवाब दूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। थैंक यू। ये कुछ पोस्टर्स जो हमने दिए हैं आप जरूर देखना, ये भी बहुत उपयोगी है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।